इस क्लास में हम अंडर अचीवर्स के बारे में जानेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उनसे अपेक्षित है, जितना उन्हें करना चाहिए क्योंकि उनमें उसका स्किल है, टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, फिर भी अचीव नहीं कर पाते, अच्छे स्कोर नहीं ला पाते, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अंडर अचीवर्स कौन होते हैं? अंडर अचीवमेंट उन चिल्ड्रन में मिलता है, उन बच्चों में मिलता है जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई तकलीफ हो किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए उन एरियाज में जहां वो डिसेबल्ड नहीं है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो, लेकिन अगर उस एरिया में भी उसका परफॉर्मेंस खराब है जहां पर उसको वो दिक्कत नहीं है तो भी वो अंडर अचीवर कहलाएगा। जैसे एक अंडर अचीविंग स्टूडेंट हो सकता है कि उसमें डायग्नोसिस हुआ हो, पता चला हो कि उसको पढ़ने में तकलीफ होती है, वो रीड नहीं कर पाता, चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, लेकिन अगर ऐसे बच्चे में मैथ्स की परफॉर्मेंस भी खराब दिख रही है, उसमें भी स्किल्स उसकी बहुत पुअर दिख रही है, जहाँ उसको दिक्कत नहीं है मैथ्स की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स की एबिलिटी उसकी ठीक ठाक है, फिर भी वहाँ दिक्कत है, तो वहाँ पर अगर बच्चा फेल हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं सही दे रहा है, तो भी हम उसको अंडर अचीवर बोलेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं अंडर अचीवमेंट की, कई सारे डेफिनेशंस हैं, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में बाद में पीडीएफ्स में, लेकिन यहाँ पर सब में मेन बात जो बताई गई है वो ये है कि बच्चे की जितनी क्षमता है और उसका जो परफॉर्मेंस आ रहा है उसके बीच का जो अंतर है उसी को हम अंडर अचीवमेंट कहेंगे। मतलब बच्चे से जितना अपेक्षित है उसके इंटेलिजेंस के आधार पर, उसके एप्टीट्यूड के आधार पर उतना उसका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, ऐसे बच्चे को हम अंडर अचीवर बोलेंगे। और अंडर अचीवमेंट का मतलब अपने क्षमता से कम परफॉर्मेंस देना। कारण क्या क्या हो सकता है अंडर अचीवमेंट का? कई सारे कारण हो सकते हैं जिसमें स्कूल का वातावरण और घर का वातावरण बहुत मुख्य भूमिकाएं निभाता है। अंडर अचीवमेंट अगर स्कूल में दिख रहा है किसी बच्चे में तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चे को फेलियर का डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं सक्सेसफुल होंगे, हम सफल नहीं होंगे इस चीज़ में, इसकी वजह से वो चीज़ों को करने से कतराता है। पर साथ ही उसको सक्सेस का भी डर हो सकता है कि हम ये करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, और शायद सक्सेसफुल होना उसको अच्छा न लगे कुछ मायनों में, और ये खासकर वहाँ होता है जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोई है तो उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि गर्ल चाइल्ड को बहुत पढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़की स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो वो डिमांड करती है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, लंबी पढ़ाई करनी है, और पेरेंट्स इसके फेवर में नहीं होते हैं क्योंकि वो मान लीजिए थोड़ी रूढ़िवादी मानसिकता के हो सकते हैं कि लड़कियों को बहुत पढ़ना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर बच्चे को सक्सेसफुल होने का भी डर लगने लगता है। वैसे बच्चे फिर कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे हम पढ़ाई कर लें, जानबूझ के हम खराब परफॉर्मेंस करें, बहुत अच्छा हम परफॉर्म नहीं करें कि उसकी वजह से कहीं मेरी पढ़ाई लिखाई रोक न दी जाए या मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना होने लगे। तो बच्चे में हार का भी डर हो सकता है, पर सफलता और जीत का भी डर हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक अंडर अचीवर हो सकता है। बच्चे कुछ अंडर अचीवर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो ओवर अचीविंग हो जाएंगे, अगर टॉपर टाइप बच्चे हो जाएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो शायद उनका फ्रेंड सर्कल उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो हम लोग औसत बच्चे हैं और ये हमसे कुछ ज़्यादा ही शार्प है, ब्रिलियंट है, पढ़ने लिखने वाला है, इसके साथ बहुत हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो शायद अपने ग्रुप के साथ एक्सेप्ट हो सकें इसलिए भी ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। ये तो हो गई कुछ जानबूझ के की गई चीज़ें, लेकिन कुछ अनजाने में भी समस्या हो सकती है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो बच्चे में, उसको पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुई आज तक पकड़ में नहीं आई, किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को नहीं कैच किया कि उसको लर्निंग की समस्या है। कुछ बेसिक स्किल्स की कमी हो सकती है, स्टडी की हैबिट नहीं है बच्चे की, बच्चा पढ़ने नहीं बैठता है, उसको आदत नहीं डलाई गई है कि बैठना है, पढ़ने में भी समय देना है, इसकी वजह से भी हो सकता है वो अंडर अचीवर हो। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जो स्कूलों में कराई जा रही हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी कराए जा रहे हैं, गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, वो सही नहीं हो सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं हो सकते हैं, इतने अच्छे या इंटरेस्टिंग नहीं है कि बच्चे का उसमें दिल लगे और वो पढ़ना करना चाहे। इनकी वजह से भी हो सकता है कि वो अंडर अचीवर बने।
सोसाइटी में, समाज में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसे मौके नहीं मिल रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाने के, कुछ अच्छा कर पाने के। ये कारण हो सकता है कि वो पढ़ लिख नहीं पाता, उसको मौका नहीं मिलता पढ़ने लिखने का, जिससे वो परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। पेरेंट्स की उम्मीदें क्या हैं बच्चे से, क्या अपेक्षाएं हैं? अगर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं तो भी बच्चे पे प्रेशर का काम करती हैं और वो नहीं पढ़ सकता अच्छे से। अगर बहुत कम अपेक्षाएं हैं तो भी बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे भविष्य की उन्हें कुछ चिंता नहीं है, मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये भी बच्चे को हतोत्साहित कर सकता है और वो पढ़ाई से उसकी रुचि घट सकती है। इसी तरह कोई ओवर शैडोइंग पेरेंट्स रहते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। वो हर समय बच्चे के सर पर मंडराते रहेंगे एक हेलीकॉप्टर की तरह से, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा इंटरफियर करना या इंट्रूड करना बच्चे की लाइफ में, बहुत ज़्यादा उस पर हावी होना भी नुकसानदायक हो सकता है बच्चे के लिए। वैसे में भी बच्चे को पेरेंट्स से डर लग सकता है, या उसको बहुत खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हर छोटी बड़ी चीज़ उसको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या करना है। वैसे केस में भी बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी क्षमताओं पर। बच्चे के अंदर पेरेंट्स के लिए पैसिव एग्रेशन हो सकता है। तो दो तरह के एग्रेशन होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय तरह की आक्रामकता जो होती है उसमें बच्चा बिल्कुल चिल्लाएगा, बोलेगा, लड़ लेगा पेरेंट्स से। लेकिन पैसिव एग्रेशन होता है कि बच्चा अंदर ही अंदर कुंठित हो रहा है, उसे बहुत आक्रोश तो है पेरेंट्स के लिए, पर वो जाहिर नहीं कर रहा है उस चीज को। ये भी एक कारण हो सकता है अंडर अचीवमेंट के पीछे। बच्चे में फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं हो सकती है। फ्रस्ट्रेट होता है, कुंठित होता है, लेकिन उसको अपनी कुंठा बर्दाश्त करने या सही मार्ग ढूंढने की, कैसे कुंठा को अपने खत्म करें, उसको नहीं पता। इसकी वजह से भी उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। बच्चे में इम्पल्स कंट्रोल की दिक्कत हो सकती है। वो अपने आवेशों को, आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित होती है। बच्चे में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहता बच्चा जरा भी, बहुत कम क्षमता है रिस्क लेने की, इसलिए भी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा हो सकता है कॉम्पिटिटिव स्वभाव का ना हो, उसको प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है, बोरियत भरी जिंदगी है उसकी, उसको वैसे ही ठीक लगता है। उस केस में भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि उसको अच्छा परफॉर्मेंस देना, क्लास में अपनी कोई रैंक लाना, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी बच्चा अगर शार्प ब्रेन का है, तेज दिमाग का है, इंटेलिजेंट है, तो कभी कभी उसको इस वजह से ग्लानि भी महसूस हो सकती है कि आखिर हम इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, हम नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं हैं, इतने शार्प माइंड हम क्यों हैं। इस ग्लानि की वजह से, इसकी वजह से हीन भावना भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस खराब करेगा। बच्चे को स्कूल में इंटरेस्ट ही ना आता हो, स्कूल की चीज़ों में उसको मज़ा नहीं आता हो, उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता हो। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि स्कूल में वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, ध्यान नहीं लगाता और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यूमुलेटिव डेफिसिट्स एंड बिलीफ इन फेलियर हो सकता है बच्चे में कई सारी छोटी छोटी दिक्कतें हों, जो सारी मिल के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और बच्चा हो सकता है उम्मीद ही यही करता हो कि हम फेल ही हो जाएंगे, इसलिए बहुत मेहनत नहीं करता हो। अंडर अचीवर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख सकती हैं? ऐसे बच्चे इन्फीरियर फील करते हैं, हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, और उनको लगता है कि हाँ, मुझे तो हारना है ही, मुझे तो फेलियर सामने आएगा ही, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। ऐसे बच्चे फैमिली द्वारा भी रिजेक्ट किए जाते हैं। हमेशा पेरेंट्स दूसरों के सामने या वैसे भी बच्चे को डांटते बोलते रह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल बदमाशियां करता रहता है, एकदम पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, बहुत खराब बच्चा है, हम लोग बहुत डांटते मारते हैं, फिर भी नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से रिजेक्टेड फील करता है वो फैमिली के द्वारा। ऐसे बच्चे अपने काम के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनको अगर बोलो तुमने ये क्यों किया, नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया, कुछ भी बातें बनाएंगे, 10 बातें बोलेंगे, पर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हॉस्टाइल होते हैं अथॉरिटी के प्रति। अथॉरिटी में जो लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, इनके प्रति इनका आक्रोश भरा रवैया रहता है, इनकी बात की अवहेलना करना चाहते हैं। एडल्ट्स के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में वयस्कों का जो प्रभाव है वो उनको पसंद नहीं होता है। स्कूल की तरफ इनका नकारात्मक रवैया होता है। ये बहुत रेबेलियस किस्म के
दिख सकते हैं। मतलब हमेशा विरोध करते हैं चीज़ों का, बात काटना, बात नहीं सुनना, हमेशा प्रतिकार करने के मोड में रहते हैं। इनका एकेडमिक मोटिवेशन भी नहीं होता है पढ़ाई लिखाई के लिए, इनको ये आत्म प्रेरित नहीं होते हैं, कह लीजिए इनको अभिप्रेरण नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है कि हम पढ़ाई लिखाई करें। इनके पढ़ने लिखने की आदत जो है वो भी खराब होती है, स्टडी हैबिट्स इनकी अच्छी नहीं होती। ये पॉपुलर नहीं होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत कम दोस्त साथी इनके रहते हैं, कोई ज़्यादा लोग इनसे बात नहीं करते। और क्लासरूम में कुछ चुनौती भरा काम दिया जाए तो उससे ये लोग दूर भागते हैं, इन्हें पसंद नहीं होता। अंडर अचीवर जो बच्चे हैं उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, खासकर अगर कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है, वो भी अंडर अचीवर हो सकता है। तो वैसे केस में उन बच्चों को सेल्फ एस्टीम उनका कम हो सकता है, उनको आत्म स्वाभिमान जो होता है उसमें कमी हो सकती है, उनको खुद पर गर्व नहीं महसूस होता, क्योंकि गिफ्टेड होना उन्हें अपने पर एक प्रेशर, एक बोझ जैसा समझ में आता है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती है। उसकी वजह से भी उन्हें खराब लग सकता है, उन्हें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। ऐसे बच्चे पुअर सेल्फ एफिकेसी रखते हैं, उनको खुद की क्षमता पर बहुत भरोसा नहीं होता है। ये अगर किसी चीज़ पर फेल हो जाएंगे, खासकर गिफ्टेड बच्चे अगर कोई हैं, अगर किसी चीज़ में इन्होंने प्रयास किया, कोई काम किया और सक्सेसफुल नहीं हुए, सफलता हाथ नहीं लगी, तो ये खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे में क्षमता ही नहीं थी। और अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लक को मानते हैं कि हाँ किस्मत थी, किस्मत से हम सक्सेसफुल हो गए। तो ये जिम्मेदारी लेते हैं जब भी हारेंगे, जब भी असफल होंगे उसकी जिम्मेदारी खुद पर डालेंगे, और सक्सेसफुल होंगे तो कह देंगे कि तो मेरी वजह से नहीं था, ये भगवान की वजह से था, किस्मत की वजह से था, टीचर बहुत लीनियंट थे, उन्होंने अच्छे मार्क्स दे दिए, बाहरी कारकों को बताएंगे। ड्वेक ने अपनी बुक में बताया है, माइंडसेट नाम की बुक है, इसमें बताया है कि दो तरह का माइंडसेट होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो मानते हैं कि मेरी क्षमताएं जो हैं वो परमानेंट है, अगर मेरे में क्षमता है, मेरे में टैलेंट है तो वो हमेशा विद्यमान रहेंगी और उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो बच्चे होते हैं वो मानते हैं कि अगर वो प्रयास करें, मेहनत करें, तो उनका टैलेंट दिन ब दिन निखरता जाएगा, उसमें इजाफा होगा, उसमें ग्रोथ होती जाएगी। तो किस तरह का माइंडसेट बच्चा रखता है उससे भी फर्क पड़ता है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट का है तो भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेगा, उसे लगेगा मेरी इंटेलिजेंस जितनी है उतनी है, हम कितना भी मेहनत कर लें वो बढ़ने घटने वाली तो है नहीं, और वो मेहनत नहीं करने की वजह से, एफर्ट नहीं डालने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ऐसे बच्चों में अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, ये बच्चे अवॉइड करते हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि इनमें क्षमता नहीं है, इनमें काबिलियत नहीं है, तो मौकों को, अपॉर्चुनिटी को, चुनौतियों को बहुत अवॉइड करते हैं। रिबेलियस किस्म के होते हैं, आप आक्रामक किस्म के होते हैं और रिबेल करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिरोध शो करते हैं चीज़ों के लिए, जैसे बड़ों के प्रति, स्कूल में टीचर प्रिंसिपल के प्रति, घर में पेरेंट्स के प्रति। अगर ये अचीव नहीं कर पाते, इनका परफॉर्मेंस खराब होता है, तो ये खुद पर ब्लेम डालने की बजाय सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि स्कूल ही खराब है, टीचर पढ़ाती ही नहीं है, टीचर टाइम से आती ही नहीं है, इस तरह से ये करते हैं, मतलब हमेशा किसी और को कारक बना देंगे। परफेक्शनिज्म, कुछ बच्चे होते हैं जो परफेक्शनिज्म की आड़ लेते हैं कि हम बहुत परफेक्ट काम करना चाहते हैं, और क्योंकि परफेक्शनिज्म कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी चीज़ को आप कभी कह ही नहीं सकते कि हाँ अब ये चीज़ परफेक्ट हो गई, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो ये बच्चे इस चीज़ की आड़ में कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसमें लगा रहता हूँ, और उसकी वजह से मेरा काम समय से नहीं पूरा हो पाता। एग्जाम में मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ तो एक आंसर इतना बढ़िया तरह से लिखने लग जाता हूँ, इतना परफेक्ट तरीके से, कि बाकी क्वेश्चंस छूट जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है। तो ये इस चीज़ का बहाना लेकर चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट वर्क करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरा फेलियर हो रहा है, न कि किसी और कारण से, न कि मेरी कमी से। इसी तरह कॉम्पिटिटिव चीज़ें जहाँ होती हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ चुनौतीपूर्ण कार्य है, वहाँ पे भी इनकी फंक्शनिंग काफ़ी खराब होती है। ये लोग कोशिश करते हैं कि पहले इस तरह के प्रतिस्पर्धात्मक कार्य जो है वो इन्हें मिले ही नहीं, चाहे क्लासरूम में चाहे क्लास के बाहर, जब तक कि इनको ये ना लगे कि हाँ मेरी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम जीत ही जाएंगे, सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तब तक कोई चुनौतीपूर्ण कार्य इस तरह से ये हाथ में लेते ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं वैसे बच्चों में जो गिफ्टेड बच्चे हैं, पर क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं जो एक गिफ्टेड बच्चे को जो अचीव कर पाता है उससे
एक गिफ्टेड बच्चा जो अंडर अचीवर है, जो अचीव नहीं कर पाता है, उसको भिन्न करते हैं, उसको डिफरेंट बनाते हैं। जैसे एक अंडर अचीविंग गिफ्टेड बच्चा जो होगा, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स की कमी होगी, सेल्फ डायरेक्शन की कमी होगी। आपने गिफ्टेड बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखे थे पिछली क्लास में, तो उसमें आपने देखा था कि इनमें एक चीज़ होती है कि ये आत्मनिर्देशित होते हैं, इनको किसी और को डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, पेरेंट्स को गाइड नहीं करना पड़ता कि अब पढ़ो, अब खेलो, अब सो जाओ, अब इतना काम कर लो। ये स्वनिर्देशित होते हैं, ये अपना काम खुद मैनेज करते हैं, समझते हैं कब मुझे क्या करना है। लेकिन एक अंडर अचीविंग गिफ्टेड बच्चा जो होता है, उसमें इसी चीज़ की कमी होती है, वह स्वनिर्देशित नहीं होता है। ऐसे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है और परजीवर नहीं कर पाते हैं, मतलब एक काम में लगे तो सतत उसमें लगे रहें, लंबे समय तक लग सके, ये एक चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये बच्चे पढ़ने बैठेंगे तो उसमें देर तक समय नहीं दे पाएंगे, थोड़ी देर में उनका मन उचट जाएगा और वो उस काम से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो बच्चे परसीवर नहीं कर पाते हैं, परसिवरेशन की उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है कि लंबे समय तक सतत एक काम में लगे रह सकें, निरंतरता दिखाएं काम में, वैसे बच्चे भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से, भले वो गिफ्टेड बच्चे हों। इसी तरह से गिफ्टेड बच्चों में इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग हो सकती है, हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि गिफ्टेड होने का मतलब है कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, जिसकी वजह से भी, इस प्रेशर की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चों में सामाजिक तौर पे अपरिपक्वता दिखती है, सोशल इमेच्योरिटी दिखती है, सामाजिक तौर पे बहुत परिपक्व व्यवहार नहीं करते। इनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, भावनात्मक परेशानियां इनके अंदर हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर भी दिख सकता है, असामाजिक तरह का व्यवहार इनमें दिख सकता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की भी कमी होती है। और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का फैमिली एनवायरनमेंट जो है, पारिवारिक माहौल जो है, वो अनस्टेबल है, वो अस्थिर होता है, उसमें सही माहौल इनको परिवार में नहीं मिलता, जिससे इनका पढ़ाई लिखाई की दिनचर्या जो है वो बाधित होती है। अंडर अचीवर्स की अगर फैमिली की आप बात करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अंडर अचीवमेंट में बहुत बड़ा कारण फैमिली और स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, तो अगर अंडर अचीवर्स की फैमिली की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपनी माँ पर निर्भर होता है, और फादर जो इनके होते हैं ये बहुत ही रिजेक्टिंग किस्म के होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग किस्म के होते हैं, और बच्चे की तरफ प्यार और दुलार कम दिखाते हैं। बच्चे का या लड़के का या लड़की का अपने फादर से रिलेशनशिप नेगेटिव तरह का होता है, या शायद संबंध कोई होता ही नहीं है। पिता भी घर में एक व्यक्ति है, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब खाते हैं, बच्चे से इसको कोई मतलब नहीं। बच्चा अपने कमरे में रहता है, पिता अपने कमरे में रहते हैं, शायद कभी वो बच्चे से कांटेक्ट भी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, क्या चल रहा है, कोई समस्या परेशानी है, शायद कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। तो इस तरह का संबंध देखने में आ सकता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। पेरेंट्स एक और गलतियां कर सकते हैं, जो करते हैं अक्सर, जहाँ पे आप देखेंगे अंडर अचीवर बच्चे होते हैं फैमिलीज में, कि बच्चा जब कुछ सक्सेसफुल होता है किसी चीज़ में, कुछ अचीव करता है वो, तो उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उसकी सराहना नहीं करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं। ऐसे में बच्चे का इंटरेस्ट फिर अच्छे काम करने से हट जाता है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे जब उन्हें तारीफ मिलती है, प्रशंसा मिलती है, वाहवाही मिलती है, तो उन्हें और प्रेरणा मिलती है कि मैं और बेहतर करूं और लोग मुझ पर गर्व करें। लेकिन जहाँ पर जिन बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि उनकी परफॉर्मेंस से उनके पेरेंट्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उन्हें न गर्व ही महसूस हो रहा है अच्छी परफॉर्मेंस पे, न खराब परफॉर्मेंस करने से भी उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे में बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं, और वही उनके अंडर अचीवमेंट का कारण बन सकता है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मतलब पेरेंट्स को एक रोल मॉडल के तौर पे नहीं देख पाते हैं, उनकी बात, उनके सोच विचार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं उसमें। इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये मतभेदों की वजह से भी इनके परफॉर्मेंस में खराब असर पड़े। फैमिली में कुछ बहुत गहरी सामाजिक या भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि पेरेंट, यूजुअली फादर, ड्रग अब्यूज़ करते हों, शराबी हों, कोई और तरह का ड्रग्स लेते हों, कुछ और तरह के घर में अच्छे रिलेशंस ना हो, मारपीट होती हो, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जिन फैमिलीज़ में होते हैं वहाँ बच्चे अंडर अचीवर्स बनते हैं। पेरेंट्स अगर स्कूल में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत एक्टिव नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह हो रही है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, साइन करना है कहीं टेस्ट के स्कोर्स देखकर, या कुछ और चीज़ें करनी है, वहाँ पर वो कोई सक्रियता नहीं दिखाते, वहाँ पे भी बच्चा अंडर अचीवर होता है। पेरेंट्स अगर बच्चे के लिए सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, उसका सहारा नहीं बनते हैं,
तो वहाँ पे भी बच्चा अंडर अचीवर होने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर। कभी कभी एक ये भी फैक्टर हो सकता है जो कई लोगों को लग सकता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है कि बच्चा अगर बहुत अचीव कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, तो पेरेंट्स को अपने लिए खतरा महसूस होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी सुपीरियरिटी चली जाएगी, हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं, बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी अवहेलना करेगा। खासकर वैसे पेरेंट्स ऐसा सोच सकते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हुई है, तो उनको लगता है मेरा बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो मेरी वैल्यू करना छोड़ देगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। तो वो भी अपने बच्चे की सक्सेस पर खुश नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है और उसे इंटरेस्ट नहीं आ सकता है पढ़ाई लिखाई में। वैसे पेरेंट्स जो बच्चे के साथ कुछ अपने विचार नहीं बांटते, अपना समय नहीं बांटते, प्यार दुलार नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते कि वो बच्चे पर भरोसा करते हैं, वहाँ पर भी बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। वैसी फैमिलीज जहाँ पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं बच्चे के लिए, और बहुत भारी पनिशमेंट देते हैं, बहुत मारपीट या बहुत कड़ी तरह की सजा देते हैं बच्चे को, वहाँ भी अंडर अचीवमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात आती है कि अंडर अचीवमेंट को बदला कैसे जा सकता है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, एटलीस्ट नॉर्मल अचीवमेंट के लेवल पर बच्चे को कैसे ला सकते हैं। तो दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक, सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज। विटमोर ने बताया है कि सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैसी तरीके यूज़ करना जिससे हम दिखा सकें कि हम बच्चे का समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लासरूम में वो बेहतर परफॉर्म करने लग जाता है, क्योंकि उसको ये एहसास कराया जा रहा है कि उसमें काफ़ी क्षमताएं हैं और अभी तक उसको सक्सेस हाथ नहीं लगी है, सफल नहीं हो पाया है, लेकिन सक्सेस उसको मिल जाएगी अगर वो प्रयास करे और वो सक्सेस को एंजॉय भी करेगा। दूसरी चीज़ें हैं इंट्रिंसिक स्ट्रैटेजीज, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक स्ट्रैटेजीज मतलब अगर बच्चे को आत्म प्रेरित हम करें, अगर उसके अंदर से ये मोटिवेशन आए, अंदर से अभिप्रेरण आए कि मुझे पढ़ाई करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़ाई करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, टॉफ़ी चॉकलेट मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, ये सब बाहरी कारक हो गए मोटिवेशन के। आंतरिक कारक कुछ डेवलप करें। आंतरिक कारक होता है कि जब पढ़ने में ही मज़ा आने लगता है, जब नई नई चीज़ें जान के अच्छा लगता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, इंटरेस्ट आता है नई नई चीज़ों को जानने में, तो इस तरह का मोटिवेशन अगर हम बच्चे में जगाएंगे तो वो पढ़ने में एफर्ट लगाएगा, मेहनत करेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। तीसरा तरीका हो सकता है रेमीडियल स्ट्रैटेजीज। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरे किसी एरिया में जहाँ उसको दिक्कत है, जहाँ पे उसको लगता है कि बार बार फेल हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, वहाँ पर हम कुछ रेमीडियल स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं कि उसको हम कैसे एक्स्ट्रा ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था करें, कैसे उसका स्टडी मटेरियल थोड़ा इजी उसके लिए बनाएं, कैसे उसमें उसका इंटरेस्ट जगाएं। तो कुछ बाहरी फैक्टर्स, कुछ बाहरी कारक, कुछ बाहरी लोगों का मेहनत और सपोर्ट जिसको हम शामिल करके बच्चे के लिए चीज़ें आसान कर सकें। यहाँ पे ज़रूरी होती है कि हम बच्चे की स्ट्रेंथ पर फोकस करें, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वहाँ पर हम फोकस करें। उसको अगर इंटरेस्टिंग बनानी है चीज़ों को, तो हमें चीज़ों को चैलेंजिंग करना पड़ सकता है, उस वो गहराई से अध्ययन कर सके, चीज़ों को समझ सके, ये करने का हमें उसे मौका देना पड़ सकता है। इसके लिए कोर्स को हमें रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे के लिए। कुछ फ्लेक्सिबल स्किल्स उसकी हमें देखनी पड़ सकती हैं कि कहाँ पर लचीलापन उसके हम स्किल्स में ला सकें जिससे कि उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए। उसको असाइनमेंट्स वगैरह जो दें, होमवर्क दें, जो काम करने के लिए दें, पढ़ने के लिए दें, टेस्ट वगैरह लें, वो एक चरणबद्ध क्रम में होना चाहिए और एक एक करके स्लोली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी चाहिए। बच्चे को यहाँ मेंटरशिप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे एक टीचर उसका गाइड बने, कोई कोचिंग के टीचर हो जो उसको हेल्प करें, या सबसे अच्छा होता है कि उसका कोई हम उम्र बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है और उसकी तरफ सहानुभूति रखता हो, कोऑपरेटिव हो, उसकी हेल्प अगर बच्चे को मिले तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर्स को पॉजिटिव चीज़ों पर बच्चे के फोकस करना चाहिए, बार बार नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि बच्चा एक तरह का फेलियर है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, इन चीज़ों को बार बार नहीं उठाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। प्रॉब्लम्स जो है अगर बच्चे की घर की खासकर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके परफॉर्मेंस में, उसको प्राइवेट रहने देना चाहिए। क्लास के सामने वो चीज़ें बोलना करना बच्चे को और ह्यूमिलिएट करेगा, उसको खराब लग सकता है।
बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट ले चीज़ों में और खुद से इच्छा जाहिर करे चीज़ों में जुड़ने के लिए। उसके करिकुलम को, उसकी पढ़ाई लिखाई का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है उसके लेवल के हिसाब से, ताकि उसको बहुत कॉम्प्लेक्स न लगें चीज़ें। बच्चे को कई वैरायटी देनी पड़ सकती है। जैसे बच्चे को अगर स्कूल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, बार बार वो ब्लेम करता रहता है इस चीज़ को, हो सकता है उसे डिफ़िकल्टी हो रही हो एक पर्टिकुलर तरह से पढ़ने के लिए, तो उसको कुछ वैरायटी देनी चाहिए, अलग अलग तरीके से पढ़ाने करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उसको इंटरेस्ट आए। उसको मौके देने चाहिए सक्सेसफुल होने के। लर्निंग उसके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट बने, कैसे वो जो चीज़ पढ़ रहा है उसे दिखे कि हाँ, ये पढ़ना सीखना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम बच्चे को दिखा पाएंगे तो उसका इंटरेस्ट जगेगा पढ़ाई में। बच्चे का आकलन करने की कोशिश कम करें, चाहे टेस्ट और एग्ज़ाम्स के थ्रू, चाहे वो कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, ये सब आकलन करने का जो टेंडेंसी है वो हमें कम करनी चाहिए एज अ टीचर। उसके सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देना चाहिए, वो अपने बारे में सकारात्मक सोच बना पाए, नकारात्मक सोच को हटा के ये करने की कोशिश टीचर को करनी चाहिए। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? टीचिंग का जो तरीका है वो इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। टीचिंग के तरीके में लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तरीका है जिससे हम पढ़ाते हैं, अब बच्चे को समझ में आ रहा है चाहे नहीं, हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहूलियत के लिए। तो थोड़ा सा टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा लचीलापन आना चाहिए। बच्चे को हमें बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रेस्क्यू नहीं करना है कि बच्चा सब मुसीबत में है, परफॉर्मेंस खराब कर रहा है, चलो उसे हम ये काम करके दे दें, उसका हम होमवर्क सॉल्व कर दें, हम उसके लिए चीज़ें कर दें। उसके लिए आपको चीज़ें नहीं करनी है, वो मुसीबत में और खतरे में नहीं पड़ा है कि उसकी जान बचानी है। उसके लिए अगर आप चीज़ें करते जाएंगे तो वो और डिपेंडेंट होता जाएगा और उसको और अपने से पढ़ने का, अपने से एफर्ट लगाने का मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है बच्चे के लिए। कुछ इनअप्रोप्रिएट तरह की अपेक्षाएं नहीं रखनी है बच्चे से, कुछ वैसी अपेक्षाएं नहीं रखनी है जो उसकी क्षमता के अनुकूल नहीं है, या कुछ इतनी ज़्यादा अपेक्षा है जिससे बच्चे पर प्रेशर या दबाव महसूस हो। आपको बच्चे को नियंत्रित करने या उस पर कंट्रोल रखने, उस पर कब्जा रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि घर से भी उसको वैसा ही माहौल मिलता है जहाँ पेरेंट्स हैं बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। वैसा माहौल उसको स्कूल में भी नहीं मिलना चाहिए। आपको बच्चे को जो आप कर रहे हैं कोशिश की वो इम्प्रूव करे, उसमें हार नहीं माननी चाहिए कि थोड़ा सा प्रयास किया और फिर लगा नहीं कोई फ़ायदा नहीं, इस बच्चे पे मेहनत करके नहीं करनी है, तो गिव अप नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गुस्सा नहीं दिखाना है। ऐसे बच्चों के साथ बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। बच्चों के साथ तो वैसे भी बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है। और जो इस तरह के बच्चे हैं जिनको हीन भावना से ग्रस्तता है, घर में माहौल सही नहीं है और अपने में कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, उनके साथ तो खासकर क्रोध न करें। थैंक यू।